जय हिंद सभी को। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का। देखिए नोटिफिकेशन भी अखबार में तो निकल गया है कि आपके नवंबर में वैकेंसी आने वाली है और फिर जल्दी ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस से लेके दूसरी क्लास होने वाली है, 1 से लेकर 24 क्वेश्चन हमने फर्स्ट जीके वाली क्लास में कर लिए हैं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेली की उस पर चले जाइए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर जीके जीएस एसएससी जीडी से रिलेटेड एक वीडियो है, वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद इस पे आइए, डिटेल से हम जीके जीएस को कवर कर रहे हैं क्योंकि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, मतलब 40 नंबर तो इसमें एटलीस्ट हो जाएंगे। जैसे ही हम इसको सारे सब्जेक्ट, चाहे आपका इतिहास हो जाए, भूगोल हो जाए, उसके बाद रिलेटेड जीके से रिलेटेड सारे टॉपिक होने के बाद उसके बाद हम दूसरे हिंदी पे चलेंगे, मैथ पे चलेंगे, फिर उस मतलब आपका जब तक एग्जाम होगा सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे कवर किए गए हैं, साथ ही साथ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन डाले गए हैं जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस में से ना बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जीके जीएस की क्लास 2 है और कैसे पेपर आया था उस मॉडल के हिसाब से हमने ये पेपर सेट बनाया है। तो टोटल एग्जाम ओरिएंटेड ये रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 24 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, ये 25वां क्वेश्चन है। कौटिल्य किस शासन के प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है कौटिल्य जो थे आपके किस शासन के आपके प्रधानमंत्री थे। यहां पर डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। तो आंसर होगा, क्या होगा इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये इसके संस्थापक हो गए। संस्थापक किसके हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हो गए और पहले राजा भी इसके यही बने थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हटा के उनकी जो पुत्री थी हेलेना से इन्होंने शादी की थी और उसके बाद इन्होंने जो साम्राज्य की स्थापना की थी वो कौटिल्य की सहायता से की थी। ठीक है, कौटिल्य की सहायता से की थी। अब इसमें क्या सीन बनता है? जैसे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उनकी पुत्री थी, पुत्री कौन थी? हेलेना। हेलेना से जब इन्होंने शादी की तो शादी करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नाना दूत भी यहीं पर आया था। इनके साथ कौन सा दूत आया था? इनके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज क्या आया था? आपका दूत आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी इंडिका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। इनके टाइम में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, पहले राजा थे। इन्होंने क्या था? सेल्यूकस निकेटर को हरा के इनकी पुत्री थी हेलेना से शादी की। उसके बाद इन्हीं के दरबार में मेगस्थनीज आया था और मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये इनकी पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था? सुदर्शन झील का क्या हुआ था? सुदर्शन झील का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट निकल के आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य की स्थापना की, साम्राज्य की। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण कराया। अब ये तो बात कर ली आपने चंद्रगुप्त मौर्य की। यहीं से पॉइंट बनता है कि भाई कौटिल्य क्या थे? तो कौटिल्य का जो नाम था, क्या बोलते हैं इसको? चाणक्य। इनको चाणक्य भी बोलते थे। इनको विष्णुगुप्त, इनको क्या बोलते थे? विष्णुगुप्त भी बोलते थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी आपकी अर्थशास्त्र। इनकी जो बुक का नाम था, जो पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किस लिए जाना जाता था? ये जो जाना जाता था वो मौर्य साम्राज्य के राजनीति जिसके परिप्रेक्ष्य में था। अगर उसको जानना है तो आप अर्थशास्त्र को पढ़ सकते हैं। और ये किससे संबंधित था? ये राजनीति से संबंधित बुक है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये बुक किससे संबंधित है? तो ये आपकी राजनीति से संबंधित है। तो इस विक्रमादित्य से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने? एक तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इन्हीं के शासन में मेगस्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इन्हीं के टाइम में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। और उसके बाद कौटिल्य जो थे, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त कहा जाता था। इनकी जो पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र थी। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी?
ये आपकी राजनीति से संबंधित थी। और मौर्य वंश को अगर जानना है तो ये आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, अर्थशास्त्र। टोटल इसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, ये सारा बात हो गई आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? बताइए इसमें कौन सा उल्लेख हुआ है? प्रथम स्तंभ अभिलेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, तृतीय मुख्य शिलालेख, या इनमें से कोई नहीं? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। बताइए इसमें कौन सा सही है, जल्दी बताइए। भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट है यहां पर, इसके बारे में बता दूं। देखिए बिंदुसार ने सबसे पहले क्या हुआ था, बिंदुसार ने, पहला पॉइंट आपका क्या है कि बिंदुसार ने क्या किया था? बिंदुसार ने 298 BC और 273 इसके टाइम पर अशोक को अवंतिका का गवर्नर बनाया गया था। इन्होंने क्या किया था? अवंतिका का गवर्नर बनाया था, अवंतिका गवर्नर, अवंतिका का गवर्नर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अशोक को अवंतिका गवर्नर बनाया गया? तो बिंदुसार ने बनाया था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे कौन आया था? यूनानी दूतावास डाइकेस, इसके इन्हीं के टाइम पे आया था। उसके बाद अशोक की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कलिंग युद्ध। इस इनके राज्य में, अशोक के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी वो कलिंग युद्ध था। महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण, अगर हम पूरा बोले महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था या घटना कौन सी थी, तो इनके टाइम पे जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी आपकी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध था। और इसी के बाद इन्होंने कलिंग युद्ध छोड़कर कौन सी युद्ध अपना नीति अपना ली? वो युद्ध नीति अपनी छोड़कर धम्म नीति अपना ली। उसके बाद इन्होंने ये छोड़ के धम्म नीति अपना ली। कौन सी नीति? धम्म नीति। जब खून खराबा इन्होंने बहुत ज्यादा, इसमें क्या हुआ था? बहुत खून खराबा हुआ था। और उसके बाद इन्होंने कलिंग युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपना ली और अपना जो धर्म था, धर्म में भी परिवर्तन किया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने इनको दीक्षा दी थी? उपगुप्त। तो किसने इनको दीक्षा दी थी? वो दी थी आपको उपगुप्त ने। उपगुप्त ने क्या किया था? जो दीक्षा दी थी वो आपकी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, ये हुआ कि इनके टाइम में महत्वपूर्ण जो घटना थी कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध नीति छोड़ के धम्म नीति अपना ली और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई। और उसके बाद इन्होंने क्या था? अशोक ने पहली बार जनता को अभिलेख से अपने बताया था या अभिलेख से इन्होंने सूचित किया था। और उन अभिलेखों में ही अशोक को क्या था? देवताओं का प्रिय राजा के नाम के वहां पर साक्ष्य मिलते हैं। तो इन्हीं को क्या भी बोला जाता है? देवताओं का प्रिय राजा, देवताओं का प्रिय राजा इन्हीं को बोला जाता है। तो क्या क्या नीचे निकली है? ये चीजें यहां से आपकी निकल के आई हैं। अब आप बताइए कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? चलिए बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। और एक चीज और है इसमें कि जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद इन्होंने श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, जो प्रचार है, उसके लिए श्रीलंका सबसे पहले इन्होंने ही भेजा था अशोक ने। और अशोक को क्या किया था? यहां पे मैंने डिटेल से दिया भी है कि बिंदुसार, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बिंदुसार द्वारा 298 से लेकर 273 BC तक अवंतिका का गवर्नर बिंदुसार ने अशोक को बनाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, प्रथम स्तंभ अभिलेख, द्वितीय स्तंभ अभिलेख या तृतीय स्तंभ शिलालेख, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख। कौन सा होगा इसका, द्वितीय मुख्य शिलालेख। द्वितीय मुख्य शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब द्वितीय मुख्य शिलालेख तो थे, अब कितने भागों में बांटे हुए थे, तो ये आपके 3 भागों में बांटे हुए थे इनके अभिलेख। पहला अभिलेख कौन सा था, पहला जो अभिलेख था इनका वो था गुहा लेख। दूसरा कौन सा था, दूसरा था स्तंभ लेख। और तीसरा कौन सा था, तीसरा था शिलालेख। तो ये इनके अभिलंब थे, गुहालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। तो इनका द्वितीय वाले में इनका क्या था, ये अभिलेख का उल्लेख हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासन था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो देखिए जहां पर भाई आपका सुदर्शन झील से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा वो मौर्य साम्राज्य में आएगा, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में आएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से की थी, किसकी सहायता से की थी, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य ने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था, कौन सी बुक लिखी थी आप बताइए, कौन सी बुक लिखी थी जो राजनीति से संबंधित थी, वो थी आपकी आपकी अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। तो इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। चस्टाना, मोस, रुद्रस्तंभ और रुद्र सिंह तृतीय। इसमें से राइट आंसर दीजिएगा कि राइट आंसर इसका क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा इसमें जीर्णोद्धार कराया गया था। और शक के मतलब इसमें क्या था, शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन से थे, शकों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से थे, वो रुद्रदामन प्रथम ही थे। और जिनका जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख भी मिलता है, इनका जो था जूनागढ़ अभिलेखों में उल्लेख भी मिलता है। और ये सबसे प्रसिद्ध शकों राजों में, जितने भी शक वंश के राजा थे सबसे प्रसिद्ध थे, और इनका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेखों में भी मिलता है। आगे चलते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था, कौन से थे, गुप्त वंश थे, पल्लव वंश थे, मौर्य वंश थे या पुष्पभूम थे। इनमें बताइए कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा था। लौह स्तंभ जो था आपका कहां बना था, ये आपका मेहरौली में बना था। मेहरौली कुतुब मीनार के पीछे मेहरौली पास में दिल्ली में स्थित था। और किसने बनवाया था, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते थे, उन्होंने बनवाया था। उनके यहाँ पर 9 रत्न रहते थे। उनकी पूरी डिटेल से अब बात करेंगे। पहले ये बताइए इसमें कौन सा वंश में ये बनकर तैयार हुआ था, बताइए कौन सा होगा। बताइए क्या था इसका। तो मैंने लगभग बता ही दिया था, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुआ था। और अभी मैंने बताया था विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो ये गुप्त वंश में था, गुप्त वंश में था। और किसने बनवाया था, और गुप्त वंश में था तो किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय कर लीजिएगा या विक्रमादित्य कर लीजिएगा, विक्रमादित्य, ठीक है। और इस टाइम पे ये कहां पर बनाया था, मेहरौली, कुतुब मीनार के पास में मेहरौली, मेहरौली दिल्ली में, ठीक है। ये दिल्ली में बना था, दिल्ली में बनाया गया था। और उसके बाद इस काल को क्या कहा गया था, ये जो काल था ये आपका कौन सा काल कहा गया था, ये आपका स्वर्ण काल में गिनती होती थी। स्वर्ण काल में,
स्वर्ण काल में इसकी गिनती होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि इस समय पर साहित्य, संगीत और शिल्प का विशेष बोलबाला था। इस समय विशेष बोलबाला था, लेकिन क्या थी, अर्थव्यवस्था जो थी आपकी ठप हो गई थी। अर्थव्यवस्था जो थी आपकी क्या हो गई थी, वो ठप हो गई थी, बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो इसमें 2-3 गुप्त शासन के टाइम पर देखें तो ये जो था आपका लौह स्तंभ विक्रमादित्य ने बनवाया था, मेहरौली के पास दिल्ली कुतुब मीनार के पास में बनवाया था। ये जो काल था ये स्वर्ण काल में आता है, और लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। ये स्वर्ण काल में क्यों आता था? क्योंकि इस समय संगीत, शिल्प आदि जितने भी कलाएं थी वो उभर रहे थे बढ़िया से। लेकिन इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम पे अर्थव्यवस्था जो थी वो बिल्कुल ठप हो गई थी, और इसने ही उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। सेकंड राजधानी कौन सी थी इनकी? सेकंड राजधानी उज्जैन, ठीक है। सेकंड राजधानी इन्होंने कौन सी बनाई थी? उज्जैन बनाई थी। और नौ रत्न भी इन्हीं के टाइम पे थे, इन्हीं के शासन में कौन से थे? 9 रत्न भी इन्हीं के टाइम पे मिलते थे। कौन कौन से थे? आप कमेंट्स करके जरूर लिख के जाइए। जैसे कालिदास हो गए, इन्हीं के टाइम पर थे, या दूसरे जितने भी रत्न थे आप मुझे डिटेल बताइएगा कि कौन कौन इनके टाइम में थे अवेलेबल, ठीक है। तो बताएंगे कि कौन कौन थे, कमेंट्स कीजिए कि इनके टाइम पे जो 9 रत्न थे कौन कौन थे। एक तो मैंने बता दिया कालिदास हो गए, दूसरे कौन थे? धन्वंतरी थे। कौन से थे? पहले हो गए आपके कालिदास, पहले कालिदास हो गए, उसके बाद कौन हो जाएंगे? उसके बाद आपका आएगा दूसरे नंबर पे, कहाँ आ रहा है भाई, दूसरे नंबर पे आएगा आपका धन्वंतरी। तीसरे नंबर पे कौन आएंगे? तीसरे नंबर पे आएंगे आपके चौथे नंबर पे आएंगे आपके शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, बाहर मिहिर, बरबुरुचि और घटकपुर, ये सारे के सारे इनके हैं। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं कालिदास हो गए या धन्वंतरी हो गए, इन दो के बारे में पूछा जाता है कि धन्वंतरी ने किस लिए ये आपका जाना जाता था, किस लिए जाना जाता था, और बाहर मिहिर जो थे वो किस लिए जाने जाते थे। तो 2-3 क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट आपके बनके तैयार होते थे। तो बताइए कि ये किस लिए जाने जाते थे और कालिदास जो थे वो किस लिए जाने जाते थे। इन दोनों का कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? कौन से की थी? नालंदा का, विक्रमशिला का, तक्षशिला और वल्लभी का। राइट आंसर दीजिए, इनका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा विक्रमशिला। क्या होगा इसका? विक्रमशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विक्रमशिला तो ठीक है, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वंश में हुई थी? ये आपकी पाल वंश में हुई थी। कौन सी हुई थी? यहां पे लिखा है पाल शासकों ने की थी। तो इसकी स्थापना कौन से शासन में हुई थी? पाल शासकों ने की थी। पाल शासकों ने की थी इसकी। पाल शासक कौन से थे? ये धर्मपाल, ये धर्मपाल ने इनकी किया था, ठीक है। और ये विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार के भागलपुर में है। कहां पर है ये स्थापन? जो जगह है ये कहां पर है? बिहार के भागलपुर में स्थित है। ये कहां पर है? बिहार के भागलपुर में। और किसने की थी? विक्रमशिला की पाल शासक धर्मपाल ने। जगह है बिहार के भागलपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? क्योंकि पहले नदी थी, अब वहां का उसका जो मार्ग था सूख गया। तो प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के? कोसी नदी, यमुना, रावी या कंटक। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि 2024 वाले एग्जाम में आया था ये फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिलेगा।
कौन सा था? कोसी, यमुना, रावी या गंडक। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके सैंधव स्थल बताइए और उनके समीप जो नदी थी वो कौन सी थी, जो प्राचीनतम थी, सैंधव स्थल बताइए और नदी का नाम बताइए कि भाई अब वहां पर कौन सी नदी अवेलेबल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रावी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी नदियां हैं उनके बारे में हम बात करें तो पहला आप देखोगे मोहनजोदड़ो, ये किस नदी के किनारे था? ये आपके किनारे हो गए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका सैंधव स्थल हो गया, ये स्थल हो गए आपके, और ये क्या है? आपकी नदी। तो ये किस मोहनजोदड़ो किस नदी पे थे? ये आपका सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी। उसके बाद दूसरा जो आएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर थे? ये हिंडन, ये आपका हिंडन में था। उसके बाद कालीबंगा, ये कहां पर था? ये आपका हरदर में था। उसके बाद लोथल का क्या बताएंगे? ये आपका भोगवा में था। उसके बाद चंदूड़ो, इनका कहां पर था? इनका था आपका सिंधु नदी पर। इनका भी कहां पर? सिंधु नदी पर था। उसके बाद रोपड़ का यहां पर लिख लेते हैं। रोपड़ का क्या था? आपका सतलज नदी। उसके बाद सतकागेंडोर, इनका कहां पर था? इनका था दासक नदी। इनका कहां पर था? आपका दासक नदी, ठीक है, दासक नदी में था। तो ये भी जरूरी है, इनको भी एक बार याद कर लेना कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे थे, आलमगीरपुर कहां पर था, कालीबंगा, लोथल, चोंदड़ो, रोपड़ और सतकागेंडोर आपकी कहां पर थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद कर लेना। आगे चलिए, पुरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितने प्रतिशत कवर करती है? आपको इसमें से बताना है कि कितने प्रतिशत कवर करती है। जल्दी बताइए, 89 से 99, 79 या 59? राइट आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दीजिएगा। काफी लंबा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइए कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 99। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था, जो आपका काल है वो 3 भागों में विभाजित है। किस तरह से विभाजित है वो देखिएगा। ये जो आपका इतिहासकारों ने भारतीय पाषाण काल संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है। 3 काल कौन कौन से हैं जो मैंने आपको कल बताए थे? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों काल हैं, यहां पर एक बार देख लीजिएगा। जो आपके इतिहासकारों ने 3 भागों में इनको विभक्त किया है। पहला है आपका पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पहला हो गया पुरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके बारे में भी पूछ लेता है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नव पाषाण काल और महापाषाण काल चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्व भारत। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? और ये देखिए, एसएससी जीडी के 20 फरवरी 2025 की शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ये सारे कहीं ना कहीं से
एग्जाम में आए हुए हैं, सारे सारे। बताइए जल्दी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, जब नव पाषाण काल युग की समाप्ति के पश्चात क्या हुआ था, दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ था, नव पाषाण काल संस्कृत, जब नव पाषाण काल युग का अंत हो रहा था और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हो रहा था, तो वो क्या थी, उसको ही क्या बोला गया था, उसको बोला गया था महापाषाण काल। जब इसका डिक्रीज हो रहा था तब इसका उदय हो रहा था दक्षिण भारत में। तो नव पाषाण काल में क्या था, नव पाषाण काल की युग की समाप्ति के पश्चात जिस संस्कृति का उदय हो रहा था वो कौन सी थी दक्षिण भारत में, महापाषाण काल थी और उसको महापाषाण काल कहा गया था। ठीक है, आगे चलिए। ये हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के रेगिस्तान है से प्राप्त होता था। और ये देखिए एसएससी जीडी 2024 वाली वैकेंसी का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम में आया हुआ था। ये आपका राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के, यहाँ पर राज्य का नाम बताना है, से प्राप्त होता था। उस समय जो आज के टाइम पे क्या है, राजस्थान है, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा, क्या होगा जल्दी बताइए। क्या लगता है, राजस्थान होगा आपका राइट आंसर? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। लौह युग का सबसे आम उपकरण, क्वेश्चन मार्क है, था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। कुल्हाड़ी, आरा मशीन, छेनी या तलवार। तो लौह युग में उस टाइम पे क्या था, कांस्य युग चल रहा था। कांस्य युग के स्थान पर हम उस टाइम पे लौह युग की तरफ मूव ऑन करने लगे थे और कांस्य की जगह हम लोहे का उपयोग करने लगे थे। और उस टाइम पे क्या था, सबसे आम उपकरण जो था जिसको लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में, मतलब शिकार के रूप में भी यूज करते थे, वो आपकी कुल्हाड़ी थी। क्या थी इसकी, कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी का हम उपयोग करने लगे थे। और ये एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 की फोर्थ शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? कौन सी नदी है जिसमें केवल एक बार नाम आया हुआ है, जल्दी बताइए। और वेदों से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदों से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा, सिंधु, झेलम, सरस्वती, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है। और यहां पर गंगा जो है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और इसके जो तथ्य बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का कितनी बार हुआ है, गंगा नदी का 1 बार, इनका 1 बार हुआ है। और किसका हुआ था, यमुना नदी का 3 बार। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तीन बार उल्लेख हुआ है। और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसको बोला जाता था, बताइएगा कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था, वो थी आपकी सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी, सबसे पवित्र नदी सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी, वो थी आपकी कौन सी, सरस्वती पर, सरस्वती। सरस्वती सबसे, और महत्वपूर्ण कौन सी थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, वो भी नोट कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, वो थी आपकी सिंधु नदी।
सिंधु नदी मानी जाती थी। तो इससे रिलेटेड ये थी कि गंगा नदी का का उल्लेख एक बार हुआ था ऋग्वेदिक काल में, यमुना नदी का 3 बार हुआ था, सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी आपकी सिंधु नदी थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है 31 जनवरी 2023 में 3rd शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे बढ़िए, ऋग्वेदिक में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ था मैं बता चुका हूं। गंगा नदी का ये देखिए अभी बताया है कि गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु नदी है। तो एक क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट कर दिया था, ये 2025 में आया था, मतलब मेरे द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपका पता ही है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन मार्क है, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। 24 जनवरी 2023 के 4th शिफ्ट में आपका यह क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन मिला था, बताइए। ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? सामवेद। सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? धुनों और मंत्रों का संग्रह है और इसी को क्या बोला जाता है? यहीं से सामवेद से क्या होता है? संगीत का निर्माण, संगीत को इसी से निकला हुआ माना जाता है कि इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है संगीत की। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में था 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। सबसे पुराना है ऋग्वेद, क्या है? सबसे पुराना ये वेद है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था? गायत्री मंत्र का उल्लेख है 3रे मंडल में। 3रे मंडल में इसमें 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद सामवेद में क्या हुआ था? यज्ञों, और सामवेद में क्या है? यज्ञों का वर्णन है और संगीत का भी यही से बनाता है सामवेद से। अर्थवेद में क्या है? अर्थवेद में आपके जो जादू टोने हैं, कल भी मैंने बताया था कि अर्थवेद में आपके जादू टोने हैं। यहां पर आपका क्या है? इसमें आपके जादू टोने हैं। अर्थवेद में आपके क्या है? यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जादू टोना मंत्र था। और इसको इन जो दूसरे हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इनको पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पवित्र आपका क्या है? आपका माना जाता है कि ये जो आपके पवित्र हैं, पवित्र वेद हैं। लेकिन इसको जो है पवित्र अर्थवेद को, क्योंकि इसमें टोना टोटके से रिलेटेड है, तो ये नहीं माना जाता। और यजुर्वेद में क्या है? इसमें आपका कर्मकांड है। इसमें क्या है? आपका कर्मकांड। इसमें आपका कर्मकांड है, तो ये कर्मकांडीय वेद है, आपका कर्मकांडीय वेद है। तो देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें आपका गायत्री मंत्र का भी उल्लेख हुआ है। सामवेद में संगीत की उत्पत्ति इसी से हुई थी। और इसमें क्या है? इसमें सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले क्या थे? यहाँ पर मंत्रों का संग्रह है सामवेद में। अर्थवेद में टोना टोटके हैं और यजुर्वेद में आपका कर्मकांडी ये वेद माना जाता है। और सबसे पवित्र जो थे ऋग्वेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद को माना जाता है। आगे चलिए 38वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नृत्य और नृत्य कला का। और 23 ये आपका 13 फरवरी 2025 की 2nd शिफ्ट में ये पूछा गया है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो वेद है ना, वो ऋग्वेद है। जब कुछ समझ में ना आए, जो समझ में नहीं आए, जैसे मैंने बताया कि ये इसमें ये है और नहीं समझ में आता है, तो ऋग्वेद इसका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब ऋग्वेद से संबंधित कुछ पॉइंट हैं वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है आपका। ठीक है। उसके बाद क्या है? रचनाओं में वृद्ध एकमात्र वेद है। और रचना काल क्या है इसका? इसका जो रचना काल है वो है आपका लगभग, सबसे पुराना जब मैं बात कर रहा हूं तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और कुल मंडल कितने हैं इसमें?
कुल मंडल हैं आपके 10, ये पूछा जाते हैं कई बार। और कुल सूक्ति कितनी है इसमें? कुल जो सूक्त हैं इसमें 1028। और रचनाएं कितनी हैं? रचनाएं इसमें जो रचनाएं हैं वो 10,600 के बराबर, मतलब लगभग आपकी इतनी यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ऋग्वेद में क्या थी? सबसे प्राचीनतम है का, इसकी रचना काल लगभग 1500 से 1000 ईसा तक। कुल मंडल आपके 10 हैं, कुल सूक्ति इसमें 1028 है और रचनाएं इसमें 10,600 हैं। और इसमें क्या है? गायत्री मंत्र का भी वर्णन है, गायत्री मंत्र का भी इसी में आपको वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे ऋग्वेद से रिलेटेड आपको जानकारी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? अभी मैंने सब कुछ इसके बारे में बता चुका हूं। 17 जनवरी 2023 4th शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद है। और अभी मैं इसके बारे में सारा कुछ बता चुका हूं कि इसमें क्या कुछ है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो अभी मैं बताया ही है, सारा डिटेल इसके बारे में दे चुका हूं कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ऋग्वेद, इसके बारे में सारी डिटेल दे चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण, कल मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, आपको ध्यान होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, उसमें इसकी जानकारी थी। और देखिए एसएससी जीडी 13 फरवरी 2025 वाले को उसमें आपका ये आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, तो आपको इसका राइट आंसर देना पड़ेगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। कल बताया था मैंने इसका आंसर। और ये आपका क्या था? ये आपका अर्थवेद था। कौन सा था? ये आपका अर्थवेद इसका राइट आंसर था। और इससे रिलेटेड जितने भी थे, देखिए ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं, जैसे वेद है, प्रमुख वेद हैं आपके 4 वेद हो गए, उनसे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो अगर लिखना है ऐसे ही हो जाएगा, एक एक मैं लिख देता हूं। चलिए लिख देते हैं। ऋग्वेद में कौन सा होगा? ऋग्वेद जो इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, ऐतरेय। उसके बाद आगे का पूछ लेते हैं। आगे में क्या है आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद में शतपथ, ये पूछा जाता है, ये तो काफी बार पूछा जाता है। शतपथ भी है इसमें और ब्राह्मण भी है इसमें, ठीक है, ब्राह्मण भी है। अगर यहीं पर आगे बात करें, आगे देखेंगे तो आप पाएंगे सामवेद का। सामवेद का कौन सा है आपका? पंचविशी। पंचविश हो गया ब्राह्मण। और आगे अगला क्या है? अगला है आपका अर्थवेद। अर्थवेद में क्या है? गोपथ। ये आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने अर्थवेद का बता दिया है कि गोपथ किसका है, अर्थवेद का है, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का शतपथ, ब्राह्मण, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये भी आपका पूछा जाता है। तो इनको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस भाषा में किस नाम से जाना जाता है? रचना, श्लोक, काव्य या सूक्ति? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 41 का इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा सूक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से रिलेटेड मैंने अधिकतर जानकारी दे दी है कि सबसे प्राचीनतम ये था। और दूसरी तरह की क्या थी, इसमें 10 मंडल थे। इसमें आपके 10 मंडल आपको देखने को मिलेंगे। 10 मंडल है, सबसे प्राचीनतम है। और ऋग्वेद में सूक्त, जो सूक्त से सबसे अधिक है। और महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? इंद्र हैं। इंद्र के लिए कितने 250 लिखे गए हैं, 250 सूक्त लिखे गए हैं। उसके बाद दूसरा जो आते हैं देवता, वो अग्नि आते हैं, 200 इनमें सूक्त लिखे गए हैं। उसके बाद जब आप बात करें तो वरुण की आ जाती है, 30 नंबर पर वरुण है। और वरुण के लिए 30 सूक्त आपके लिखे गए हैं। तो 3 देवता इसमें महत्वपूर्ण हैं, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया और वरुण हो गया। अग्नि के लिए आपका कितने लिखे गए थे? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और वरुण के लिए 30 सूक्त इसमें लिखे गए हैं। मंडल इसमें 10 हैं इसमें, ठीक है। ये आपका सारा जो प्रार्थनाएं लिखी जाती हैं वो सूक्त कहा जाता था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा है बताइए इसमें, कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये भी देखिए
17 जनवरी 2023 की 3rd शिफ्ट में आया हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने कहीं से बना दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको इसका आना चाहिए। बताइए कौन सा होगा इसका? जो राइट आंसर होगा मेहरगढ़। कौन सा होगा इसका? बताइए कौन सा होगा? ये आपका पाकिस्तान में है। कहां पर है आपका? ये आपका मेहरगढ़ का, मेहरगढ़ होगा, महागढ़ होगा, मेहरगढ़ होगा, आई थिंक सो। ये होगा। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कब हुई थी? इसका मैंने बता दिया है, ये आपका HW है। आप इसको करके जाएंगे कि कब हुआ था। और 23 फरवरी 2024 में ये पूछा गया था। शहर कच्छ के रण में खादी बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धोलावीर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं बता ही देता हूँ इसका क्या होगा। इसका होगा 3500। आगे पूछ लूँगा, ये तो हल्का ही था इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। इसका 3500 होगा। ये बताइए, शहर कच्छ के रण में खादीदार बेत, इसको रखते हैं क्योंकि 22 फरवरी 2024 का एग्जाम में आया हुआ था 3rd शिफ्ट में, और इसको मैं आपको HW देता हूँ। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाना है कि इनमें 4 में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, राइट आंसर बताइए कि कौन सा होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? महास्नानागार की खोज की गई थी। इसका राइट आंसर दीजिए हमें। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। जल्दी बताइए। क्या राइट आंसर है इसका? बोलिए 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 बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से, तो इसका होगा मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। और इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ था, कांस्य मूर्ति निकली थी। कौन कौन सी? 3 प्रमुख देवताओं की कांस्य यहाँ पर मूर्ति निकली थी। तो 3 प्रमुख देवताओं की क्या हुआ था, यहाँ पर मूर्ति निकली थी। और वे राजा कौन कौन से देवता थे? पहले थे आपके कौन से थे? पशुपतिनाथ, मातृदेवी, और एक तो हो गया आपके पशुपतिनाथ, मातृदेवी, और क्या 3 मुखों वाली, सॉरी 3 प्रमुख नहीं 3 मुख है ये आपका। यार ये गलत टाइप कर दिया, गलत लिख दिया। 3 मुख। और वो कौन से थे? पशुपति। कौन से थे आपके? पशुपति। कौन से देवता थे आपके? पशुपति थे आपके, पशुपति। ठीक है, पशुपति की मूर्ति थी, मातृदेवी। और उसके बाद आगे क्या था? कालीबाग। कालीबाग में क्या निकला था? कालीबाग में था आपका, ये किस लिए था? ये था जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले थे। यहां पर अग्नि पूजा के साक्ष्य, यहां पर पूजा के साक्ष्य मिले थे। और उसके बाद लोथल में क्या हुआ था? लोथल में धान या चावल था आपका, धान चावल। लोथल में धान चावल थे। और 3 युग समाधियों के साक्ष्य भी यहीं पर मिले थे आपके। उसके बाद आप देखेंगे बनावली। बनावली में क्या था? मिट्टी से बना हल। यहां पर क्या था? मिट्टी से बना, मिट्टी से बना हल यहां पर आपका देखने को मिला था। तो ये 4 थे। कहां पर क्या क्या था सारा डिटेल दे दी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित है? मोहनजोदड़ो, अजंता, रांची या भीम बेटका? बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। और ये कौन से में 19 फरवरी 2025 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। अपने घर से ये बनाया हुआ नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो होगा। और इसके बारे में क्या था? यहाँ पर आपको मृतकों का टीला भी इसी में टीला होता था। इसको क्या बोलते थे? मोहनजोदड़ो सिंधी में था, सिंधी भाषा में इसका क्या था? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसको कहा जाता। और ये किस नदी पे था? ये सिंधु नदी पे था। कहाँ पर था? किस किनारे था? ये आपका सिंधु नदी के किनारे पर था, सिंध नदी के किनारे पर। ये कहाँ पर है अभी? ये
पाकिस्तान में है अभी। ये कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जो खोज की थी, इसकी खोज की थी आपकी राखाल दास। और कब की थी इन्होंने खोज? 1922 में। 1922 में इन्होंने खोज की थी। ठीक है। और इसमें किस तरह का राज्य व्यवस्था था? तो जन मातृवर्ग इसमें राज्य व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। चलिए, इसमें और इससे जो रिलेटेड आपके साक्ष्य मिलते हैं वो कौन कौन से थे? सबसे अधिक यहाँ पर आपका स्नानागार यहाँ पर आपको मिलने वाला था। जो इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, स्नानागार यहाँ पर आपको मिला था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बताइए। और ये 7 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। और एसएससी का ये पैटर्न रहा है कि अधिकतर ये पुराने प्रीवियस ईयर में ही पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? 47 का राइट आंसर बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कौन सा होगा आपका? गुजरात। इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? किससे था ये आपका? ये आपकी संख्या से था। किससे था? संख्या से था। इससे रिलेटेड और जो हैं आपके प्रमुख दर्शक आपके दर्शन देख लीजिएगा और उनका जो प्रवर्तक देख लीजिएगा नाम। तो पहले किसका नाम ले लेते हैं हम? पहले लेते हैं न्याय, पूर्व मीमांस। तो इनका क्या था? इनका गौतम। इनका क्या था? इनका था जैमिनी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? उत्तर मीमांसा। इनका प्रवर्तक क्या था?